Hello everyone, this is Arif Khan and welcome back to my YouTube channel The School of Politics। द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आरिफ खान और आज की क्लास में हम बात करेंगे नव यथार्थवाद के बारे में। जैसा कि ये जो वीडियो का टाइटल है इससे क्लियर है कि हम आज की क्लास में किस विषय पर बात करने वाले हैं। और आज की ये जो क्लास है जिस पे हम नव यथार्थवाद पर आए हुए प्रश्नों की समीक्षा करेंगे, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। एक्चुअली ये जो क्लास है हमारी पिछली क्लास का ही कॉन्टिन्यूएशन है। हमने अपनी पिछली क्लास में यथार्थवाद से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में उसको इन डिटेल डिस्कस किया था और यथार्थवाद की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, जो उसके बेसिक एजम्पशन हैं, उसको भी हमने डिस्कस किया था। तो ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो अपलोड कर दिया है। उसको आप इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है। और आज की क्लास में बेसिकली हम बात करेंगे नव यथार्थवाद के बारे में। और इस क्लास का जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि इस क्लास के अंदर हम नव यथार्थवाद से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, उन सभी प्रश्नों की इन डिटेल एनालिसिस करेंगे और उसका एक व्याख्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। एट द सेम टाइम हमारा फोकस इस बात पे भी होगा कि जब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, जो बेसिक अजम्पशंस हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद अलग से आपको नव यथार्थवाद के विषय में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ में जो जहाँ पर आवश्यकता होगी इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की, वहाँ हम इसको इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसे दिसंबर 2005 में पूछा गया है। वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंट ऑफ न्यू रियलिज्म, नव यथार्थवाद का प्रणेता कौन था? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप जानते हैं कि जॉन मर्साइमर जो हैं एक नव यथार्थवादी विचारक हैं। वो एक न्यू रियलिस्ट थिंकर हैं और इस टॉपिक से कई तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जामिनेशन में, और जहाँ पर आपको अलग अलग विचारकों के नाम दिए गए हैं और आपको ये आइडेंटिफाई करना है, आपको ये पहचान करनी है कि कौन सा विचारक यथार्थवादी या नव यथार्थवादी या नियो क्लासिकल। देखिए, यथार्थवाद के कई ट्रेंड्स हैं। जैसे कि एक पारंपरिक जो यथार्थवाद है, इसमें आप थ्यूसिडाइड्स, मैकियावली, थॉमस हॉब्स, जॉर्ज एफ केनन, हांस से मार्गेंथाउ, रिनाल्ड नेबुर और ई.एच. कार्ल जैसे विचारकों के विषय में पढ़ते हैं। इसके अलावा नव यथार्थवादी विचारक हैं। तो इन विचारकों के भी नाम आपको जानना ज़रूरी है कि कौन सा विचारक किस स्कूल ऑफ थॉट से, किस विचार संप्रदाय से संबंध रखता है। और बात करें नव यथार्थवादी विचारकों की तो जोसेफ ग्रेजो, स्टीफन डी क्रिस्नर, जॉन मेरसाइमर, स्टीफन वॉल्ट, रॉबर्ट जे आर्ट, स्टीफन वैन इवेरा। इस पे ज़रा फोकस करिएगा। स्टीफन वैन इवेरा ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं। और इसके अलावा नियो क्लासिकल रियलिस्ट, जो नव परंपरावादी यथार्थवादी विचारक हैं, उनके विषय में। तो यहाँ से रैंडल स्मिदर से भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी यथार्थवाद के ऊपर, उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन था। तो कौन सा विचारक किस स्कूल ऑफ थॉट से संबंध रखता है, ये आपको याद करने की, ये आपको जानने की आवश्यकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें हम, जिसे दिसंबर 2005 में पूछा गया है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है, द प्राइमरी एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट बिहेवियर इन न्यू रियलिज्म इज द स्ट्रक्चर ऑफ। नव यथार्थवाद में राज्य के व्यवहार की प्राथमिक व्याख्या किसके अंतर्गत की जाती है? हालांकि देखिए, इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है थोड़ा जटिल है, मतलब कॉम्प्लेक्स थोड़ा है। अगर इस क्वेश्चन को हम अलग शब्दों में अगर रखें तो इसमें बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि नव यथार्थवाद में राज्यों के बीच संबंधों का अध्ययन किस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत करते हैं। तो आप जानते हैं केनेथ वॉल्टज को अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक केंद्रों ने नव यथार्थवाद के कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत किया। और नव यथार्थवादी व्यवस्था क्या मानती है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, जहाँ पर
बहुत सारे राज्यों का अस्तित्व है, और ये जो व्यवस्था है किससे बनती है? संप्रभु राष्ट्र राज्यों से। और ये व्यवस्था अपने आप में कैसी है? अनार्किक नेशन स्टेट सिस्टम है। मतलब ये एक ऐसी राष्ट्र राज्य व्यवस्था है जो अपने आप में अनार्किक है। अनार्किक का सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पर कोई ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो इन राज्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करे, उनके व्यवहारों को रेगुलेट कर सके, उनको कंट्रोल कर सके। यहाँ पर हर एक राष्ट्र जो है वो संप्रभु है, इंडिपेंडेंट है, वो अपने तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने अपनी पसंद के अनुसार जो है वो निर्णय ले सकता है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है किसके अंदर काम करती है? नेशन स्टेट के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर राज्य आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, जिसे दिसंबर 2005 में पूछा गया है, और इस प्रश्न की हम बात करें, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अभी रिसेंटली जो सितंबर 2024 में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, सितंबर 2024 में सेम क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुआ था। इसमें से एक जो कॉन्सेप्ट है हार्टलैंड थ्योरी, ये रिपीट हुआ था। अब देखिए जो क्वेश्चन है ये आपसे कब पूछा गया है? 2005 में पूछा गया है। और फिर देखिए सेम क्वेश्चन जो हार्टलैंड थ्योरी आपके एग्जामिनेशन में ये रिपीट हो रहा है। मैं चाहूँगा कि आप उस क्वेश्चन को देखें जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। मैं जो बहुत पीछे के प्रश्न, लगभग 20 साल के प्रश्नों की व्याख्या विश्लेषण करता हूँ अपने क्लास में, वो क्यों? क्योंकि यूजीसी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अपने आप में बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, और वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं सितंबर 2024 में जो शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था, वहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है हार्टलैंड थ्योरी के बारे में। तो हार्टलैंड थ्योरी को किसने इंट्रोड्यूस किया था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत? एक थिंकर हैं जिनका नाम है हल्फोर्ड मैकिंडर। ठीक है ना, आइए समझते हैं कि ये हार्टलैंड थ्योरी क्या है। तो देखिए क्वेश्चन 2005 में पूछा गया था और अभी फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले अगर बात करें, ये जो हार्टलैंड थ्योरी है जिसको केंद्र स्थल सिद्धांत हिंदी में कहते हैं, तो हैरोल्ड मैकिंडर नाम के एक विचारक हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ हैं, और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। और वो कहते हैं कि जो भी राज्य सेंट्रल यूरोप और रसिया, मतलब एक टर्म इस्तेमाल करते हैं सेंट्रल यूरेशियन। ठीक है ना, बेसिकली इसमें कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, इंक्लूड हैं? ये जो पूर्वी यूरोप के जो देश हैं वो शामिल हैं, और रशिया इसमें इंक्लूड है। तो वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो देश या जो ग्रुप आप कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेट इस रीजन को, इस क्षेत्र को कंट्रोल करेगा, वही पूरी दुनिया पर शासन कर सकता है। एक्चुअली ये जो थियोरी इन्होंने प्रपोज की है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के संदर्भ में की है। और बेसिकली आप देखेंगे जो पूरी घटनाएं हुई हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत, ये इसी क्षेत्र से संचालित हो रही थी। और बाकी उस वक्त ये जो जितने भी छोटे छोटे देश हैं, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की बात करें, तो इन राष्ट्रों के अंदर, अभी इन राज्यों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का विकास नहीं हुआ। ये जो देश हैं वो कॉलोनीज हैं, और यही सब जो देश हैं जो है ये रेगुलेट कर रहे हैं, पूरी विश्व व्यवस्था को जो है नियंत्रित कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो कॉन्सेप्ट है हार्टलैंड थ्योरी का, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, तो हाल्फोर्ड मैकिंडायर ने इंट्रोड्यूस किया। कब किया है? 1904 में किया है। और उनकी ये थियोरी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और भी क्वेश्चन है इसको, इस कॉन्सेप्ट से लेकर के। अभी आगे की क्लास में जो है, आगे इसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, तो आगे जब प्रश्न आएंगे तो उसको हम सॉल्व करेंगे। पहले सबसे पहले हम इसी प्रश्न को देखते हैं। तो हार्टलैंड थ्योरी को आपने समझ लिया कि क्या है, कि इसको हैरोल्ड मैकिंडायर ने इंट्रोड्यूस किया है। बेसिकली वो कहते हैं कि जो कंट्री या जो ग्रुप ऑफ कंट्री इस हार्टलैंड को रेगुलेट करता है, जिसको नियंत्रित करता है, वही पूरी दुनिया पर शासन कर सकता है। और अगर हम बात करें केनेथ वॉल्टज की, तो केनेथ वॉल्टज के बारे में आप जानते हैं कि उनका जो यथार्थवाद है उसको स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहते हैं, जिसको हिंदी में संरचनात्मक यथार्थवाद भी कह सकते हैं। उसको हम नव यथार्थवाद के नाम से भी जानते हैं। देखिए नव यथार्थवाद की अगर हम बात करें
तो नव यथार्थवाद के अंदर आप देखते हैं दो स्ट्रैंड्स हैं। नव यथार्थवाद को हम स्ट्रक्चर्ड यानी संरचनात्मक यथार्थवाद के नाम से जानते हैं, और इसके अंदर दो कैटेगरीज हैं, एक ऑफेंसिव और एक डिफेंसिव रियलिज्म। दो तरह के रियलिज्म हैं, और यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रक्चरल रियलिज्म इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि केनेथ वॉल्टेज कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो राज्यों के व्यवहार है उसको ये व्यवस्था, ये स्ट्रक्चर ही निर्धारित करता है। क्या कहने का मतलब ये है कि ये जो राज्य हैं इनके बिहेवियर कैसे होंगे, इनका व्यवहार एक दूसरे के साथ कैसे होगा, वो बहुत हद तक इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के जरिए से, इस संरचना के जरिए से, इस स्ट्रक्चर के जरिए से तय किया जाता है। और अगर हम बात करें थॉमस सेलिंग की बात करें, यहाँ पे थॉमस सेलिंग ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत यथार्थवाद के अंतर्गत ही एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक रियलिज्म। और देखिए यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट एक्सक्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इसको हिंदी में कलह विरुद्धि कहते हैं। एक्चुअली 1960 में थॉमस सेलिंग ने एक बुक लिखी थी। 1960 में थॉमस सेलिंग ने एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल है द स्ट्रैटेजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और इसी बुक के अंदर वो बात करते हैं स्ट्रैटेजिक रियलिज्म के बारे में। और बेसिकली ये जो यथार्थवाद की कैटेगरी है स्ट्रैटेजिक रियलिज्म, ये विशेष रूप से विदेश नीति और निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है उस पर फोकस करती है। और ये कहती है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर थॉमस सेलिंग का ये आर्ग्यूमेंट है, वो ये कहते हैं कि जितने भी लीडर्स होते हैं, चाहे वो डिप्लोमेट्स हों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में जब आप बात करेंगे तो यानी फॉरेन मिनिस्टर, हेड ऑफ स्टेट, या फिर डिप्लोमेट्स की बात करें, तो जो लीडर्स होते हैं वो स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, वो अपनी लॉजिक का, अपनी रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं। और ख़ास तौर पे जब डिप्लोमेटिक इशू जो होते हैं, जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं या सैनिक जो मुद्दे होते हैं, उनके विषय में जब निर्णय लेना होता है, और वो निर्णय इस प्रकार से लेते हैं और अपनी शक्तियों का इस तरह से प्रयोग करते हैं जब भी किसी निर्णय को वो लेते हैं कि कैसे वो वांछित उद्देश्य को, मतलब जैसा वो चाहते हैं उस तरह के उसके आउटकम आए, वैसा उसको उनको परिणाम हासिल हो। और यहाँ पे एक थिंकर और छूट रहे हैं, कार्ल ऑन क्लॉटस्विट्स। इनको जरा आप देखें, ये जो इनकी डिफिनेशन है वॉर की, वो कुछ अलग तरह से है। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये वॉर से ना डील करके पॉलिटिक्स से डील करता है। वो कहते हैं कि वॉर इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स। आमतौर पे देखें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत आप देखते हैं जो राजनीति का जो संचालन होता है, दो राज्यों के मध्य जो संबंधों का संचालन होता है, वो कैसे होता है, वो या तो डिप्लोमेसी के ज़रिए से, कूटनीति के ज़रिए से होता है, या फिर मध्यस्थता के ज़रिए से, आर्बिट्रेशन के ज़रिए से। मतलब लोग आप जो दो राज्य हैं या दो से अधिक राज्य हैं आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, अपने संबंधों का निर्धारण करते हैं, अपने संबंधों का विकास करते हैं जैसे ये उनको आवश्यकता होती है। और जहाँ तक अगर बात करें वॉर के बारे में, तो क्या कहते हैं कि युद्ध क्या है, राजनीति को और तरीके से जारी करने रखना है। मतलब क्या कि सामान्य जो राजनीति है वो डिप्लोमेसी से चल रही है, आर्बिट्रेशन से चल रही है, लेकिन वॉर क्या है, अलग साधनों से चल रही है। बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो राजनीति है उसका क्या मकसद है कि कैसे कोई एक राज्य जो है अपने पावर को मैक्सिमाइज कर सके, अपनी शक्ति का विस्तार कर सके, कैसे अपने अस्तित्व को बनाए रख सकें और साथ ही साथ अपने राष्ट्रीय हित को सुरक्षित कर सकें। तो जब वॉर की स्थिति, वॉर भी बेसिकली क्या है, आमतौर पे एक कंट्री वॉर का ऑप्शन कब चुनता है कि जब लगता है कि उसको निगोसिएशन के ज़रिए से, बातचीत के ज़रिए से वो वांछित परिणाम नहीं हासिल हो रहे हैं, वो चीज़ें नहीं हासिल हो पा रही जिसको वो चाहता है। तो ये भी वॉर भी क्या कि अपने आप में एक पॉलिटिक्स है, लेकिन इसको एक अलग तरीके से संचालित किया जा रहा है। यहाँ पर डिप्लोमेसी फेल हो चुकी है, आर्बिट्रेशन फेल हो चुका है, और यहाँ पे क्या चल रहे हैं, बंदूकें चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं, तोप चल रहे हैं, टैंक चल रही हैं, मिसाइलें चल रही हैं। तो ये भी क्या कि अपने आप में वॉर भी अपने आप में एक पॉलिटिक्स है, लेकिन एक अलग तरह की पॉलिटिक्स है जो डिप्लोमेसी से नहीं बल्कि बंदूक से, मिसाइलों से, टैंक से, तोपों से चलती है। ओके, तो इस तरह से अगर हम देखें इस क्वेश्चन के अंदर, अगर ऑप्शंस की हम बात करें, यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने आंसर को इंक्लूड कर लिया है। बाकी आप देखें यहाँ पे सिंपली हमने ए को थर्ड से मैच कर दिया और डी को सेकंड से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम तरफ अगर बात करें, यहाँ पे
इसे जून 2007 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे 2 लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है और यहाँ कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किस बुक को किसने लिखा है। सिंपली ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, इस बुक के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं। थॉमस सेलिंग के बारे में जो मैंने आपको बताया स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो बुक है स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है थॉमस सेलिंग ने। टी सेलिंग का मतलब क्या? थॉमस सेलिंग ने लिखा है स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को। और आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स अमंग नेशन को लिखा है हांस ले मॉर्गेनथाउ ने। एच कार्ने की जो बुक है 20 ईयर क्राइसिस को इन्होंने 1939 में लिखा था, 1939 में। 1948 में मॉर्गेनथाउ ने लिखा था पॉलिटिक्स अमंग नेशन। स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को 1960 में लिखा था टी एच सेलिंग ने। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है ना। तो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो इसको 1979 में केनेथ वॉल्टेज ने लिखा था। तो ये वैसे ये एजी क्वेश्चन है, आप इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसे जून 2012 में पूछा गया है। अब देखिए, अभी तक तो जो कॉन्सेप्ट थे थिंकर्स के नाम से थे उनकी किताबों से, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और वैसे भी आप देखें जून 2012 से अगर हम बात करें, यूजीसी नेट का के पेपर का सिलेबस चेंज हुआ था और उसके बाद से यूजीसी नेट के लेवल का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई हो गया था। और अब आपको क्या है कि आपको फैक्ट तो याद होने ही होने चाहिए, एट द सेम टाइम आपको कॉन्सेप्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करें जहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना ज़रूरी है कि इस क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है द मेजर आर्ग्यूमेंट ऑफ न्यूरलिज्म ऑफ केनेथ वॉल्टज इज। केनेथ वॉल्ट के नव यथार्थवाद के मुख्य तर्क, मतलब क्या कि यहाँ पे जो नव यथार्थवाद की जो मूलभूत अवधारणा है, जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के अंदर जो मूलभूत सिद्धांत है वो क्या है, जो मेजर आर्ग्यूमेंट है। जैसे कहने का मतलब ये है कि केनेथ वॉल्टेज ने कई सिद्धांतों के बारे में बात की होगी, कई आर्ग्यूमेंट दिए होंगे अपने नव यथार्थवाद के अंदर। जैसे कि यथार्थवाद के अंदर आर्गेनथॉम ने 6 प्रिंसिपल दिए, तो इन्होंने भी कुछ सिद्धांतों के बारे में भी बात की होगी। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि बात करें, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन सी पहले देखें। ऑप्शन सी की बात करें, ह्यूमन नेचर इज क्रूशियल एलिमेंट इन द पॉलिटिक्स। मानव प्रकृति राजनीति में महत्वपूर्ण तत्व है। ये तो वैसे मार्गेनथाउ की थ्योरी में आपको देखने का मिलेगा, ये इसका संबंध नव यथार्थवाद से नहीं है। और फिर क्या है कि यहाँ पे जो ऑप्शन डी को देखें, यहाँ पे वो कह रहा है स्टेट ओवरराइड द कंस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड बाय द इंटरनेशनल स्ट्रक्चर। जो संरचना के विषय में बात कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संरचनाओं द्वारा आरोपित प्रतिबंधों को राष्ट्र अभिभूत कर लेते हैं। इसका ट्रांसलेशन देखिए कितना टिपिकल है। कि ओवरराइड का मतलब ये होता है कि आप जो है अपने किसी निर्णय से आदेश आदि को अस्वीकार कर दें। ओवरराइड का मतलब सीधा सही होता है। आपने सुना हो ना कि कोर्ट ने इस फैसले को ओवरराइड कर दिया। तो ओवरराइड का मतलब क्या कि उसको एक तरह से रिजेक्ट कर देना। तो ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि केनेथ वॉल्टेज ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो संबंधों का निर्धारण होता है उसको राज्य नहीं तय करते हैं, बल्कि वो संरचना तय करती है जिसके अंतर्गत ये सारे राज्य मौजूद हैं और जिसके अंतर्गत वो अंतः क्रिया करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। और तीसरा क्या है कि एक्टर्स प्ले मोर क्रूशियल रोल देन स्ट्रक्चर। जो ऑप्शन बी की अगर हम बात करें यहाँ पे कि संरचनाओं की तुलना में कर्ता ज़्यादा अहम भूमिका अदा करते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो की फैक्टर्स हैं या जो आकर्षण का बिंदु है वो नेशन स्टेट हैं। लेकिन अपने नव यथार्थवादी सिद्धांत के अंतर्गत केनेथ वॉल्टेज ये कहते हैं कि राज्य तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर का रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू
स्टेट। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर ही तय करता है कि कैसे राज्य आपस में, राज्यों के बीच के संबंधों का निर्धारण होता है। और यहाँ पे देखिए ये जो स्टेटमेंट है, ऑप्शन पहला, स्ट्रक्चर आर मोर इम्पोर्टेंट देन एक्टर्स। जो संरचनाएं हैं कर्ता की अपेक्षा, कर्ता का मतलब क्या, नेशन स्टेट की, राज्य की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण। बिल्कुल सही बात है। आप देखें क्रिएट वॉल्टेज का जो नौ यथार्थवाद है उसको संरचनात्मक यथार्थवाद क्यों कहते हैं, स्ट्रक्चरल रियलिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो सब कुछ जो चीज़ें तय कर होती हैं वो किसके माध्यम से तय होती हैं, इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से तय होती हैं, इसी संरचना के माध्यम से होती हैं। तो संरचनाएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू स्टेट। स्टेट भी इंपॉर्टेंट है लेकिन अगर दोनों की तुलना की जाए तो स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने क्या किया है कि आपकी जो क्लास है इसको बेहतर बनाने के लिए इस कॉन्सेप्ट की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, जो बेसिक अजम्पशंस हैं, उसको भी मैंने एक जहाँ लिख नोट डाउन कर दिया है, ताकि जब मैं चीज़ों को समझाऊं तो आपको ये शिकायत ना हो कि सर ये सारी सब कुछ चीज़ें इंग्लिश में ही लिखी गई हैं, आप हिंदी में नहीं बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, और स्ट्रक्चर ही सारी चीज़ें तय करता है। अभी आगे जब क्लास आगे जो क्वेश्चन आएंगे, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, इसमें सारे प्रिंसिपल्स, जो ये 6 प्रिंसिपल आप देख रहे हैं, अनार्की और स्टेट सेंट्रलिज्म और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेवर, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके अभी आगे की क्लास में, जब क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं राज्य की तुलना में। और देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दिसंबर 2012 का। अब मैंने आपको क्या कहा कि जून 2012 के बाद से जो पेपर का स्टैंडर्ड है वो काफ़ी जो है अच्छा हो गया है। पूछा जा रहा है यहाँ पर व्हाट इज़ न्यू रियलिज्म, नौ यथार्थवाद क्या है? तो नौ यथार्थवाद क्या है? एक्चुअली देखिए नौ यथार्थवाद जो है वो यथार्थवादी सिद्धांतों की एक पुनर्व्याख्या है, एक उसको रिडिफाइन करने की, पुनर्परिभाषित करने की कोशिश की है इग्नेस वॉल्टेज ने। आप देखें 1948 में, 1948 में मार्गेंथाउ ने अपनी बुक लिखी थी पॉलिटिक्स अमंग नेशन, और उसमें उन्होंने यथार्थवादी सिद्धांतों के बारे में बात की थी। और आप देखें लगभग 20 साल के बाद, 20 से भी ज़्यादा साल के बाद, 20 से भी ज़्यादा आप इसमें आप 40, तो 1979 में आप देखें यहाँ पे वो अपनी बुक इंट्रोड्यूस करते हैं। हालांकि ये जो नव यथार्थवाद की आपको झलक, उनकी एक बुक उन्होंने और लिखी थी 1959 में, अभी उसके बारे में आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। उस पर भी उन्होंने प्रारंभिक तौर पे नव यथार्थवाद को परिभाषित करने की कोशिश की थी। एक्चुअली वो समीक्षा कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो है युद्ध के क्या कारण हैं। तो अगर आप देखें 59 से ही उन्होंने काफ़ी हद तक इन्होंने इस क्षेत्र में काम करने की कोशिश की थी। और बात करें अगर इस क्वेश्चन की कि नव यथार्थवाद क्या है, तो नव यथार्थवाद क्या है कि एन अटेम्प्ट टू रिस्टेट द बेसिक आइडियाज ऑफ रियलिज्म इन ए मोर साइंटिफिक वे। यथार्थवाद की मूल विचारधारा का अधिक वैज्ञानिक रूप में पुनर्कथन। मतलब क्या है कि यथार्थवादी जो सिद्धांत है मार्गेंथाउ के, उसको वो एक नए तरीके से रिडिफाइन करने की कोशिश करते हैं। और शुरुआत में 1959 में वो एक बुक लिखते हैं और उसमें वो युद्ध के 3 कारणों के बारे में बात करते हैं। 3 कारणों के बारे में बात करते हैं वो, कि ये युद्ध के 3 कारण हैं। वो कहते हैं कि मानव स्वभाव तो हमें कहाँ देखने को मिलता है, हमें मार्गेंथाउ की थ्योरी में भी देखने को मिलता है। दूसरा वो कहते हैं कि राज्यों के बीच में जो युद्ध के कारण हैं वो एक कारण इंपीरियलिज्म भी है, यानी साम्राज्यवाद। और तीसरा जो कारण है वो अनार्की है, यानी अराजकता, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का के स्वरूप का ऐसा होना, यहाँ पर एक राज्यों का समूह है और इन राज्यों के समूह को नियंत्रित करने के लिए कोई सेंट्रल अथॉरिटी, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है। तो ह्यूमन नेचर तो मैच करता है मार्गेंथाउ से। इंपीरियलिज्म भी आप देखेंगे काफ़ी हद तक ये भी एक फैक्टर है। और मार्गेंथाउ ने भी आइडियोलॉजी ऑफ इंपीरियलिज्म के बारे में बात की। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो उसमें मार्गेंथाउ बात करते हैं आइडियोलॉजी ऑफ इंपीरियलिज्म की। लेकिन ये जो
अराजकता की बात हो रही है, एक नया फॉर्मुलेशन है। हालांकि मार्गेंथाउ भी बात करते हैं अराजकता के बारे में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर ये युद्धों का जो सबसे प्रमुख कारण है वो अराजकता है। इस बात को बताने वाले कौन है? केनेथ वॉल्टज। और सही मायने में उनका ये जो नव यथार्थवाद है, ये यथार्थवादी सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या है। उसको उन्होंने रीडिफाइन करने की, रीफॉर्मुलेट करने की, उसको पुनर्परिभाषित करने की कोशिश की है। और इस पुनर्परिभाषा में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में मानव स्वभाव को नहीं रखा है, बल्कि किसको रखा है? स्ट्रक्चर को रखा है। और ये स्ट्रक्चर कैसा है अपने आप में? ये अराजक है, ये अनार्किक है। और यही इनका मेन आर्ग्यूमेंट है, मुख्य तर्क है। आपको याद होगा, अगर आपने मार्गेंथाउ को पढ़ा होगा, तो वो मानव व्यवहार के विषय में बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो जड़ें हैं वो मानव स्वभाव में है। लेकिन ये कहते हैं कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो निर्धारण हो रहा है वो स्ट्रक्चर के जरिए से हो रहा है। और अगले क्वेश्चन की बात करें, जिसे जून 2013 में पूछा गया, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हु विल्ड्स हु बिल्ड्स on Kenneth Walton's argument concerning the stability of bipolar system as compared to a multipolar system। बहुध्रुवीय व्यवस्था की तुलना में द्विध्रुवीय व्यवस्था के स्थायित्व के संबंध में केनेथ वॉल्टज के तर्क आधार को किसने ग्रहण किया? देखिए, यहाँ पे आपको मालूम है कि बात हो रही है दो ध्रुवीय व्यवस्था की। और अगर आप केनेथ वॉल्टज की जो थियरीज हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं नव यथार्थवाद के विषय में, अगर आप उसको देखें तो केनेथ वॉल्टज की एक बुक है जिसका टाइटल है द थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। द थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और इसी बुक के अंतर्गत वो बात करते हैं अनार्किक नेचर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में। और इसी बुक के अंतर्गत वो कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। वो सिद्धांत कौन कौन से हैं? ये 6 सिद्धांत हैं। उसमें से एक सिद्धांत है द्विध्रुवीयता स्थिर व्यवस्था। पावर एंड पोलैरिटी के बारे में बात करें अगर, तो कहते हैं कि ये जो द्विध्रुवीय व्यवस्था है, आपने देखा कोल्ड वॉर के अंतर्गत जो पूरी जो दुनिया थी वो 2 ब्लॉक्स में बट गई थी। ये दुनिया कैसी हो गई थी? बाइपोलर हो गई थी। यहाँ पे 2 ध्रुव थे, एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन था। और आप देखिए, दुनिया के लगभग अधिकांश देश इन्हीं राज्यों के प्रभाव में थे। तो केनेथ वॉल्टज ये कहते हैं कि ये जो द्विध्रुवीय व्यवस्था थी, जो बाइपोलर सिस्टम था, वो अस्थायी था। क्यों? क्योंकि काफ़ी हद तक इनके अंदर जो अमेरिका के नियंत्रण में जो देश थे, या रसिया सोवियत यूनियन के नियंत्रण में जो देश थे, इनके व्यवहारों को रेगुलेट करने के लिए एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन था। और आप जानते हैं कि 26 दिसंबर को 1991 में सोवियत यूनियन का, यूएसएसआर का जो है विघटन हो जाता है। और इसके बाद ये दुनिया कैसी हो जाती है? यूनिपोलर, एक ध्रुव बसता है। और फिर बाद में आप देखते हैं कि दुनिया में कई अलग अलग जो है रीजनल पावर अस्तित्व में आते हैं, जो एक तरह से कहते हैं रीजनल हेजीमनी स्टैब्लिश करते हैं। जैसे कि चाइना का भी एग्जाम्पल ले लें, अमेर और जो है भारत का एग्जाम्पल ले लें, तो हम देखते हैं कि देखते देखते ये जो दुनिया यूनिपोलर थी, एक ध्रुवी थी, अब वो क्या कि बाइपोलर हो गई है। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे जो देश हैं वो अपेक्षाकृत पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। तो ये जो दुनिया का स्वरूप था, क्या है कि अब ये बहुध्रुवी हो गया है, मल्टीपोलर हो गया है। और इन राज्यों के ऊपर कोई ऐसी संस्था नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो इनके बिहेवियर को रेगुलेट करे। तो ये क्या है कि ये अनिश्चितता की स्थिति है, जहाँ पर युद्ध की संभावनाएं अधिक हैं। तो इसी वजह से कहते हैं केनेथ वॉल्टज कि जो द्विध्रुवीय व्यवस्था थी वो स्थिर व्यवस्था थी, जिसमें 2 हेजीमन थे, 2 प्रभावशाली राज्य थे, जो और अन्य राज्यों के प्रभाव, अन्य राज्यों के एक्टिविटीज़ को, उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करते थे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो व्यवस्था थी द्विध्रुवीय, ये अपेक्षाकृत कैसी थी? स्थिर थी। और अब क्या है कि ये दुनिया मल्टीपोलर हो गई है, और इसकी वजह से क्या है कि इसमें अस्थिरता आ गई है। तो यहाँ पे ये देखिए जो कॉन्सेप्ट है कि बहुध्रुवीय व्यवस्था की तुलना में द्विध्रुवीय व्यवस्था की अस्थायित्व से संबंधित केनेथ वॉल्टज के तर्क का आधार किसने ग्रहण किया? तो ये जो यहाँ पे एक थिंकर हैं, जॉन मर्स मायर, जॉन मर्स मायर,
और आप जानते हैं जॉन मर्समायर की बात करें तो इनका संबंध किससे है? ऑफेंसिव रियलिज्म से है। और इन्होंने एक बुक लिखी है और वो बुक 2001 में पब्लिश हुई थी। उसका टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। और इसी बुक के अंदर उन्होंने आक्रामक यथार्थवाद की के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। जो आक्रामक यथार्थवाद है उसके सिद्धांतों को उन्होंने प्रस्तुत किया है। और ये कहते हैं कि राज्यों का जो उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत, वो अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं है बल्कि अपने शक्ति का विस्तार करना है। ऑफेंसिव रियलिज्म का यही मेन आर्ग्यूमेंट है। और ये जो जॉन मीरसाइमर हैं, ये केनेथ वोल्टेज के जॉन मायर जो हैं केनेथ वोल्टेज के शिष्य हैं। उन्होंने जो है केनेथ वोल्टेज की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, इसमें से एक मूलभूत अवधारणा ये है कि जो द्विध्रुवीय व्यवस्था होती है वो अस्थाई होती है। वहाँ पर युद्ध की संभावनाएं कम होती हैं और वहाँ पर एक ऐसा राज्य होता है या दो ऐसे राज्य होते हैं जो अलग अलग राज्यों की गतिविधियों को, उनके व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, जिससे क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत अव्यवस्था फैलने की संभावना कम होती है। तो केनेथ वोल्टेज ने काफ़ी हद तक जो मूलभूत अवधारणाएं थीं नव यथार्थवाद की, उसको एडॉप्ट किया केनेथ वोल्टेज से। मीरसाइमर ने जो है केनेथ वोल्टेज की ये जो कॉन्सेप्ट है बाइपोलैरिटी का, बहुध्रुवीय व्यवस्था का, उसको जो है अडॉप्ट किया। और आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन के क्रक्स की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि केनेथ वोल्टेज की तरह मीरस्मायर का भी ये मानना है कि जो बाइपोलर सिस्टम है, द्विध्रुवीय व्यवस्था है, वो अस्थाई है। ओके, आई थिंक मैं चीज़ों को बताने में मैं ठीक बता रहा हूँ, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जॉन मर्समायर ने केनेथ वोल्टेज की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं नव यथार्थवाद के संबंध में, इसमें उनका एक मुख्य कथन है कि द्विध्रुवीय व्यवस्था स्थायी होती है को उन्होंने अडॉप्ट किया है। किससे अडॉप्ट किया है? केनेथ वोल्टेज से। और ये मीरसाइमर जो हैं केनेथ वोल्टेज के स्टूडेंट हैं, उनके शिष्य हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे जून 2014 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगेन ये सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किस किताब को किसने लिखा है। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसे कि बात करें नियोरियलिज्म इट्स क्रिटिक्स की बात करें तो रॉबर्ट कियोहेन ने इस किताब को लिखा है। E.H. कार ने लिखा है 20 ईयर क्राइसिस को लिखा है, 1939 में बुक पब्लिश हुई थी। जॉन मर्समियर की बात करें तो इन्होंने जो बुक लिखी है उसका टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। और फरीद जकारिया ने जिस बुक को लिखा है उसका टाइटल है फ्रॉम वेल्थ टू पावर। बेसिकली इसमें जो तीन थिंकर्स हैं, E.H. कार की अगर हम बात करें, E.H. कार, मर्समायर और फरीद जकारिया, ये यथार्थवादी विचारक हैं। और रॉबर्ट क्यूहेन की अगर हम बात करें तो रॉबर्ट क्यूहेन जो है एक नव संस्थावादी या लिबरल इंस्टीट्यूशन, एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत एक विचार संप्रदाय है जिसका नाम है लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। जिसको हम संस्थागत उदारवाद भी कहते हैं। और बेसिकली ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत ये जो दृष्टिकोण है, ये राज्यों के बीच संघर्ष के साथ साथ शांति की जो संभावनाएं हैं, सहयोग की जो संभावना है, उसके विषय में बात करता है। यथार्थवाद की बात करते हैं वो सिर्फ संघर्ष के विषय में बात करता है। हाँ, कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है वो अराजक है और राज्य एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो सी है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और बताने की आवश्यकता है कि जो रॉबर्ट क्यूहेन की हम बात करें तो इन्होंने एक और भी किताब लिखी है, इसका नाम है आफ्टर हेजीमनी। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इन्होंने कई किताबें लिखी हैं रॉबर्ट क्यूहेन ने,
लेकिन नेट के एग्जामिनेशन में आफ्टर हेजीमनी को भी पूछा गया है, और इस बुक को तो आप देख ही रहे हैं, न्यूरलिज्म एंड इट्स क्रिटिक्स। तो ये दो किताबें जो हैं रॉबर्ट क्यूहेन की इम्पोर्टेंट है। एक तो आपने यहाँ पे देख ली न्यूरलिज्म एंड इट्स क्रिटिक्स, आपने देख ली, और इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पे एक और बुक मैंने इंक्लूड की है जिसका नाम है आफ्टर हेजीमनी, कोऑपरेशन एंड डिस्कॉर्ड इन द वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये बुक 1984 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसे जून 2014 में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे पूछा जा रहा है हु सेड द फॉलोइंग इन क्रूशियल सिचुएशन हाउएवर द अल्टीमेट कंसर्न ऑफ द स्टेट्स इज नॉट पावर बट फॉर सिक्योरिटी। किसने कहा कि अहम स्थितियों में फिर भी राज्यों का परम सरोकार सत्ता के लिए नहीं परंतु सुरक्षा के लिए होता है। देखिए यहाँ पे यथार्थवाद की दो कैटेगरीज हैं, नौ यथार्थवाद की दो कैटेगरीज हैं। मैंने आपको बताया कि एक तरफ क्या है, कि एक तरफ जो है ऑफेंसिव, एक तरफ डिफेंसिव रियलिज्म है, और एक तरफ ऑफेंसिव। डिफेंसिव रियलिज्म की अगर हम बात करें, डिफेंसिव रियलिज्म की अगर हम बात करें तो इस कॉन्सेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया है इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत? केनेथ वॉल्टेज ने। और वो ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो राज्यों का मुख्य सरोकार है, जो मुख्य संबंध है, वो इस बात से है कि कैसे वो अपने अस्तित्व को, अपने एग्जिस्टेंस को, अपने वजूद को बचाए रखें। जबकि जॉन मर्समियर का ये कहना है कि राज्यों का मुख्य उद्देश्य अपने अस्तित्व को बचाना नहीं बल्कि अपनी शक्ति को मैक्सिमाइज करना, अपनी शक्ति का विस्तार करना है। तो यही फ़र्क है ऑफेंसिव और डिफेंसिव रियलिज्म में, जहाँ पे केनेथ वॉल्टेज कहते हैं कि जो एक राज्य का अस्तित्व है वो चीज़ों को तय करता है, और राज्यों का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि वो कैसे अपने अस्तित्व को बचा करके रखे, अपने एग्जिस्टेंस को, अपने वजूद को। जबकि जॉन मिर्समायर की अगर हम बात करें तो उनका जो कॉन्सेप्ट है आक्रामक यथार्थवाद की अगर हम बात करें, ऑफेंसिव रियलिज्म की बात करें अगर, तो वो कहते हैं कि राज्यों का जो मेन कंसर्न है वो चाहते हैं कि कैसे वो पावर को, शक्ति को मैक्सिमाइज करें, कैसे शक्ति का और विस्तार करें, अपनी शक्ति की वृद्धि करें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, और यहाँ पे देखें दिसंबर 2014 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन है ये मैं तो कहूँगा कि ये क्वेश्चन सामान्य प्रश्नों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे पूछा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग रियलिस्ट थिंकर्स आइडेंटिफाइज 3 इमेजेस ऑफ पॉलिटिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतक राजनीति के 3 चित्रों की खोज करता है? क्लास के मैंने शुरू में आपको बताया था कि 1959 में ही केनेथ वॉल्टेज ने क्या किया था, कि केनेथ वॉल्टेज ने एक किताब लिखी थी, और उसमें वो यथार्थवादी सिद्धांतों की परीक्षा कर रहे हैं, परीक्षा मतलब उसको एग्जामिन कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो राज्यों के व्यवहार हैं, और विशेष रूप से वो ऐसे कौन से कारण हैं, वो कौन से रीजन्स हैं जिनकी वजह से वॉर होता है, मतलब रीजन्स ऑफ वॉर, युद्ध के कारणों का वो पता लगाने की कोशिश करते हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में वो 3 इमेज के बारे में बात करते हैं। और उन्होंने 1959 में एक किताब लिखी थी, उस किताब को आप देख सकते हैं यहाँ पे। उस किताब का टाइटल है द स्टेट, सॉरी पेन टैब भी कभी कभी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, मैन द स्टेट एंड वॉर। इस बुक को उन्होंने 1959 में लिखा था, और इस बुक का जो कंप्लीट टाइटल है मैन द स्टेट एंड वॉर ए थियोरेटिकल एनालिसिस, मतलब एक सैद्धांतिक विश्लेषण। और इस बुक के अंतर्गत वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत 3 चित्रों के बारे में बात करते हैं, 3 इमेज के बारे में बात करते हैं। वो 3 इमेज कौन कौन सी हैं, आइए हम समझते हैं।
बेसिकली अगर इस बुक की हम बात करें तो इस बुक में टोटल 8 चैप्टर्स हैं, और इस बुक के ये चैप्टर सेकेंड, चैप्टर फोर्थ और चैप्टर सिक्स, ये जो चैप्टर सेकेंड, चैप्टर फोर्थ और चैप्टर सिक्स, दो चार छः, इन चैप्टर्स के अंतर्गत वो बात करते हैं 3 इमेज के बारे में, 3 चित्रों के विषय में बारे में बात करते हैं। और ये चित्र क्या हैं? ये बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो युद्धों के जो कारण हैं वो कौन-कौन से हैं। वो कारण कौन-कौन से हैं, आइए समझते हैं। तो 1959 में केनेथ वॉल्टेज ने एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल है मैन स्टेट, द स्टेट एंड वॉर। और इसमें वो 3 चित्रों के बारे में, 3 इमेज के बारे में बात कहते हैं, और इसको वो लेवल एक और संज्ञा देते हैं, एक नए नाम से पुकारते हैं जिसका नाम है लेवल्स ऑफ एनालिसिस। जहाँ पर वो, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं विश्लेषण के स्तर। यहाँ पे वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत वो राज्यों के संबंधों को और विशेष रूप से जो युद्ध के कारण हैं उसकी समीक्षा करते हैं, और वो बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो राज्यों के बीच में जो युद्ध होते हैं उनके 3 कारण हैं। पहला जो कारण क्या है? ह्यूमन नेचर, जो मानव स्वभाव है उसकी वजह से युद्ध होते हैं। और आप देखें मानव इतिहास का आप अगर अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि मानव इतिहास ऐसे व्यक्तियों से भरा हुआ है जिनके स्वभाव ऐसे थे जिनकी वजह से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लड़ाइयाँ हुई हैं, अलग अलग देशों के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एडोल्फ हिटलर की हम बात कर सकते हैं, अलेक्जेंडर सिकंदर की हम बात कर सकते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बात कर सकते हैं। ये ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं, ये ऐसे लोग रहे हैं जिनके स्वभाव में क्या था कि मतलब वो एग्रेसिव थे, और जिनकी वजह से फिर क्या हुआ कि दुनिया को जो है विश्व युद्ध जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ा। आप एडोल्फ हिटलर का एग्जाम्पल ले सकते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। और आप देखें एक दूसरा कारण या दूसरी इमेज के बारे में वो बात करते हैं जिसका नाम है इंपीरियलिज्म। इसको कहते हैं साम्राज्यवाद। आपने देखा भारत के विषय में क्या कहा जाता है कि इंडिया क्या है? सोने की चिड़िया है। और इस सोने की चिड़िया चिड़िया पर जो है अधिकार जमाने के लिए फ्रेंच आए, डच आए यूरोप से, ब्रिटिशर्स भी आए, अंग्रेज भी आए। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत युद्ध होने का एक कारण ये भी था साम्राज्यवाद। खासतौर पे ये जो पश्चिमी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को गुलाम उन्होंने बनाया, अपनी कॉलोनीज़ बनाई। और उन्होंने क्या किया, यहाँ के जो संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो कच्चा माल हो या सस्ता श्रम हो, उसका उन्हें एक्सप्लॉइट किया। और इस एक्सप्लॉइटेशन की प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में हमने अंग्रेज़ों और डच के बीच में युद्ध देखा। मतलब हम देख रहे हैं कि ये जो जितने भी पावर्स हैं ये क्या है कि आपस में संघर्ष कर रही हैं। तो संघर्ष का एक कारण ये भी क्या है? साम्राज्यवाद है। और इस थीसिस को आप लेनिन की पॉलिटिकल फिलॉसफी में बेहतर देख सकते हैं, जहाँ कहते हैं कि इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ये जो साम्राज्यवाद है ये क्या है? ये साम्राज्यवाद पूंजीवाद की क्या है? ये उच्चतम अवस्था है। और तीसरा जो कारण है युद्ध का, जिसको या जो तीसरी जो इमेज है उसकी अगर हम बात करें तो वो क्या है? अनार्किक नेचर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है क्या है कि ये अपने आप में अनार्किक है। ये एक ऐसी संरचना है कि ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे राज्य हैं, छोटे बड़े, जिनकी क्षमताएं, कैपेबिलिटीज़ अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी ये अपने आप में संप्रभु है, सॉवरेन है, और उनके बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए कोई सेंट्रल अथॉरिटी, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है यहाँ पर। इवन आप अगर देखेंगे, अगर इस सिद्धांत की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं या नव यथार्थवाद की जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तत्व है अनार्की। इस अनार्की के अंदर आप देखते हैं आप कि क्या है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, और इन सारी चीज़ों के बाद भी सबसे ऊपर तो अनार्की है। उसके बाद अगर कोई चीज़ है तो क्या है? वो स्टेट्स हैं, क्योंकि ये जो सारी अंतःक्रिया हो रही है किसके बीच में हो रही है? राज्यों के बीच में ही हो रही है। और इस सिद्धांत की जो मूलभूत अवधारणा है वो ये कि यहाँ पर क्या है कि चूंकि
यहाँ पे संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, अनार्की है। तो राज्यों का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये है कि कैसे वो अपने अस्तित्व की रक्षा करें, सर्वाइवल एज द प्राइमरी गोल, जो उनका मुख्य उद्देश्य है कि कैसे वो अपने अस्तित्व की रक्षा करें। और एक चीज़ ये भी है, चूंकि यहाँ पे हर एक देश स्वतंत्र है और यहाँ पर संघर्ष की संभावनाएं अधिक हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सत्ता नहीं है इनके व्यवहार को रेगुलेट करने के लिए। तो इसके वजह से इनके सामने एक सिक्योरिटी डायलेमा उत्पन्न हो गया, एक सुरक्षा की दुविधा। मतलब क्या, इनको इस बात का डर है कि कहीं ये जो हमारा पड़ोसी देश है, हमारी जो हमारी सॉवरेंटी है उसको खतरा ना पहुंचाए, जो हमारी टेरिटरी है, जो हमारा क्षेत्र है, जो हमारा लैंड है, इसको कहीं ग्रैब ना कर ले, उसको ना हड़प ले, या हमारे अस्तित्व को ही ना समाप्त कर दे। तो ये जो सुरक्षा दुविधा है, इसकी वजह से क्या है कि इससे क्या होता है कि फिर शस्त्रों की होड़ बढ़ती है। हर राज्य ये कोशिश करता है कि हम कौन सी नई टेक्नोलॉजी का को डेवलप कर लें, जिसकी वजह से मतलब ताकि जो है हम अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। तो ये जो सुरक्षा दुविधा है, ये क्या करती है, ये हथियारों के व्यापार को जो है बढ़ाती है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे इसे जून 2015 में पूछा गया है, और जून 2015 का ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिस्टिक लिबरलिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा उदारतावाद की संकल्प सॉरी निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी उदारतावाद की संकल्पना से संबद्ध है। देखिए यहाँ पे ये जो फ्रेज है इसको आप देखें, रियलिस्ट लिबरलिज्म मतलब यथार्थवादी उदारवाद या उदारतावाद आप कह लें। एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, इसको इंट्रोड्यूस किया है इसने जॉन हर्ज ने। और नेट के एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था कि ये जो शब्द है सिक्योरिटी डायलेमा, अभी मैंने आपको इस सिद्धांत को दिखाया कि जहाँ पे एक सुरक्षा दुविधा की समस्या है, सिक्योरिटी डायलेमा है। तो सिक्योरिटी डायलेमा बेसिकली क्या है? सिक्योरिटी डायलेमा की अगर हम बात करें, सिक्योरिटी डायलेमा बेसिकली क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे देश हैं और एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से क्या कर रहे हैं, संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं, शक के नज़रिए से लोगों को देख रहे हैं। और यहाँ पे कोई ऐसी अथॉरिटी भी नहीं है कि जो मतलब उनकी हेल्प भी कर सके। अगर सपोज कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करता है, तो इस केस में क्या है कि एक दूसरे राज्य को क्या करना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा के लिए उसको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, उसको अपनी सहायता खुद से करनी पड़ेगी। तो इस केस में फिर क्या होता है कि एक दुविधा की स्थिति बनती है एक राज्यों के बीच में, और उसके समाधान के लिए फिर वो क्या करते हैं कि वो शस्त्रों की होड़ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये सिक्योरिटी डायलेमा क्या चीज़ है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया की हम बात करें, इंडिया के जो रिलेशन है वो रसिया से काफ़ी अच्छे हैं। तो अभी क्या है कि इंडिया ने क्या किया है कि एक एयर डिफेंस सिस्टम को चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, जिसका नाम है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, इसको उन्होंने चाइना के बॉर्डर पे और पाकिस्तान के बॉर्डर पे डिप्लॉय कर दिया है। अब भले ही इंडिया जो है इस एयर डिफेंस सिस्टम का, इस मिसाइल सिस्टम का चाइना के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना करे, लेकिन फिर भी क्या है कि एक दुविधा की स्थिति बन गई है। मतलब क्या, अब पाकिस्तान को ये लग रहा है कि हमारी जो सुरक्षा है वो जोखिम में है, क्योंकि रसिया से इंडिया ने S-400 जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल सिस्टम को परचेज कर लिया है और उसको अपने बॉर्डर पे तैनात कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीज़ें हैं, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, उसको सुरक्षा सिक्योरिटी डायलेमा की कंडीशन में ढूंढ दिया। तो अब चूंकि यहाँ देखिए, सपोज कि ये इंडिया है, यहाँ पे ये इंडिया है, मैं मैप बहुत अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान है, ये चाइना है, और दोनों के बॉर्डर्स पे इंडिया ने क्या कर दिया है कि ये जो है S-400 को डिप्लॉय कर दिया है। तो एक तरह से अब क्या कि चाइना के सामने भी एक चैलेंज है कि कैसे जो है वो अपनी सुरक्षा को और बेहतर बनाए। हालांकि ऐसा तो नहीं है कि इंडिया जो है उस मिसाइल से जो है पाकिस्तान के ऊपर या चाइना के ऊपर अटैक करने जा रहा है, लेकिन फिर भी भारत ने क्या किया, अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमारे सामने दो एग्जाम्पल है, बालाकोट स्ट्राइक
आप देखें इंडिया पे अटैक हुआ था, फिर गलवान वैली में क्लैश हुआ। तो इस वजह से क्या हुआ कि इंडिया ने अपनी सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए अब देखिए इंडिया ने ऐसा क्यों कदम उठाया। इंडिया भी सिक्योरिटी डायलेमा की स्थिति में था। जो सिक्योरिटी डायलेमा की कंडीशन है, सुरक्षा दुविधा की जो कंडीशन है, वो भारत के भी सामने थी। भारत के सामने क्या थी कि कब पता नहीं कब चाइना हमारे ऊपर अटैक कर दे या पाकिस्तान फिर से कोई ऐसी हरकत करे जिससे हमारी सिक्योरिटी हमको मतलब हमारी जो सिक्योरिटी है वो जोखिम में पड़ जाए। तो इस वजह से इंडिया ने क्या किया कि इस एडवांस जो है डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया। तो एक तरह से क्या है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, जहाँ पे राज्यों के ऊपर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है और एक राज्य दूसरे राज्य को शक की दृष्टि से देखता है, और इसकी वजह से फिर क्या है कि लोगों के सामने जोखिम की स्थिति बनी होती है, दुविधा की स्थिति बनी होती है, जहाँ पर ये पूरी जो व्यवस्था है वो शस्त्रों की होड़ को आगे बढ़ाती है। एक चीज़ यहाँ समझने की ज़रूरत है कि आम तौर पे जो यथार्थवादी सिद्धांत है वो बात करता है किसके बारे में। आप देखें अगर मार्गेंथाउ की जो थ्योरी है रियलिज्म, तो वो जब मानव स्वभाव के बारे में बात करते हैं तो अच्छी मानव स्वभाव के बारे में बात करते हैं, या आप हॉब्स को ले लें या मैकियावली को ले लें, जितने भी क्लासिकल थ्योरिस्ट रहे हैं, तो वो बात करते हैं मानव स्वभाव के अंदर जो भय, जो एक फियर फैक्टर है, जो भय का एक पक्ष है, उसके विषय में बात करते हैं। लेकिन मानव स्वभाव के अंदर तो और भी तत्व हैं, जैसे कि कंपैशन की अगर बात करें, इन राज्यों ने क्या किया कि डर की वजह से उन्होंने नए नए शस्त्रों की होड़ में ये आगे बढ़े, इन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी की जो वीपन्स हैं, जो हथियार है, उसको विकसित कर लिया। लेकिन क्या है कि जब जब भी युद्ध होता है तो इससे क्या है कि बड़े पैमाने पे तबाही भी होती है, बर्बादी भी होती है, और ये भी होता है कि एक देश जो है दूसरे देश को नुकसान पहुंचाता है, और इससे फिर क्या होता है कि बहुत बड़े पैमाने पे जन और धन की हानि होती है, बहुत लोग मारे जाते हैं, इकोनॉमी भी जो है पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इससे क्या फिर क्या होता है कि ये जो मानव सभ्यता है, जो मानव समाज है, वो क्या है कि तकलीफ़ों से, दुःख से, मुसीबतों से वो होकर के गुज़रता है। तो एक तरफ लोगों के अंदर भय है कि कहीं हमारा अस्तित्व ना समाप्त हो जाए, इसलिए वो हथियारों को विकसित कर रहा है। लेकिन जब उसने हथियारों को विकसित कर लिया और फिर ये देखा कि जब इन हथियारों का प्रयोग होता है, तो फिर इससे मानवता को खतरा होता है, उसको उसको हानि पहुँचती है। तो इसी वजह से फिर क्या है कि लोग ये जो नेशनल स्टेट हैं, वो अपील करते हैं किसके लिए? शांति के लिए, कि कैसे आप जो है शांति को, पीस को रिस्टोर कर सकें। तो एक तरफ क्या है कि जहाँ पर शस्त्रों की होड़ है, दूसरी तरफ क्या कि लोग डिसआर्मामेंट के लिए भी ये नेशनल स्टेट अपील करते हैं। बेसिकली ये जो बुक है पॉलिटिकल रियलिज्म, पॉलिटिकल आइडियलिज्म, ये इन्हीं मुद्दों पे डिस्कस करती है जिसको आमतौर पर यथार्थवाद इसके विषय में बात नहीं करता है। आइए समझते हैं थोड़ा सा इसमें क्या लिखा हुआ है। इसेंशियल देखिए क्या है कि मैन ही थिंक्स इज ड्रिवन इन हिज रिलेशन विथ अदर मैन बाय टू कंट्राडिक्टरी इम्पल्सेस थ्रू फियर ऑफ अदर इम्पेल टू सीक सिक्योरिटी ए कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल फॉर पावर। मतलब क्या है कि डर की वजह से इंसान सुरक्षा की खोज करता है, और इसमें क्या है कि फिर शक्ति के लिए संघर्ष होता है। और दूसरी तरफ क्या है कि कंपैशन, दया की जो भावना है, जो उदारता की भावना है, फॉर हिज फेलो मैन, अपने सहयोगियों के लिए, अपने साथियों के लिए। ही रिग्रेट्स द सफरिंग दस इंटेल्ड एंड अर्न फॉर यूनिवर्सल पीस। जब लड़ाइयाँ होती हैं, संघर्ष की स्थिति होती है, और जब जन धन की हानि होती है, तो फिर क्या है कि जो राष्ट्र राज्य हैं वो शांति की अपील करते हैं। तो इसी शांति की समस्या, शांति का जो मसला है, जो मुद्दा है, जिस पे आमतौर पे सामान्य देश बात नहीं करते हैं, उसी को ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसे जून 2015 में पूछा गया है, और यहाँ पे कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं, और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से ई.एच. कार ने कौन सी बुक लिखी है। और ई.एच. कार की अगर हम बुक की बात करें यहाँ पे, तो ई.एच. कार ने जिस बुक को लिखा है उसका टाइटल है 20 ईयर क्राइसिस। बाकी आप जानते हैं द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज को किसने लिखा है? कार्ल पॉपर ने लिखा है। पॉलिटिकल रियलिज्म एंड पॉलिटिकल आइडियलिज्म की बात करें, ये जो किताबें हैं ये अलग अलग थिंकर्स ने लिखी हैं।
और बात करें रियलिटीज ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की, तो इसको जॉर्ज एफ केनन ने लिखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पे पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग आर द सपोर्टर ऑफ रियलिस्टिक अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो यहाँ पे कुछ विचारकों के आपको नाम दिए गए हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से विचारक यथार्थवादी विचारधारा से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेडरिक शूमैन, ई.एच. कार और निकोलस स्पाइकमैन जो है ये संबंध रखते हैं किससे, यथार्थवाद से। और ये जो दो थिंकर्स हैं, कोलंबस एंड कोलंबियस और ओल्फ, ये जो दो थिंकर्स हैं, ये संस्थागत उदारवाद से इनका संबंध है। मतलब कहने का ये है कि ये जो जो थिंकर हैं ये यथार्थवादी विचारक नहीं है, बल्कि ये संस्थागत उदारवादी विचारक हैं। अगेन आप देखें दिसंबर 2015 की अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। आपको इन क्वेश्चन के जो इन बुक्स के जो ऑथर्स हैं उनके आपको नाम को आइडेंटिफाई करना है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैन द स्टेट एंड वॉर की अगर हम बात करें तो इसको केनेथ वॉल्टेज ने लिखा है। यहाँ पर दो किताबें हैं जो बैरी बुजान से संबंधित हैं। एक तो द पीपल, स्टेट एंड फियर, इसको भी बैरी बुजान ने लिखा है। इसके अलावा आप देखें ये जो इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ हैं, इसको भी बैरी बुजान ने लिखा है, लेकिन इस बुक को उन्होंने आई हैंसन के साथ लिखा, मिलकर के लिखा है। ठीक है ना, इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी। और ये देखिए अलेक्जेंडर वेंट की हम बात करें, सोशल थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को वेंट ने लिखा है। और आपने अलेक्जेंडर वेंट के बारे में पढ़ा होगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो संरचनात्मक जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म, इससे इसका इनका संबंध है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, थोड़ा सा इन किताबों के बारे में थोड़ा सा समझिए। देखिए पीपल, स्टेट एंड फियर को बैरी बुजान ने लिखा है, और इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टडीज इसको भी बैरी बुजान ने लिखा है, लेकिन किसके साथ लिखा है, क्लीन हैंसन के साथ लिखा है। आप यहाँ इस देख सकते हैं इसमें। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे अलेक्जेंडर वेंट की, जब भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत आप बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में बात करते हैं, संरचनात्मक संरचनात्मकतावाद के बारे में आप बात करते हैं, तो वहाँ पे आप निकोलस ओल्फ और अलेक्जेंडर वेंट के बारे में बात करते हैं। और अलेक्जेंडर वेंट ने जो है इस कॉन्सेप्ट को अपनी बुक में इंट्रोड्यूस, एक आर्टिकल उन्होंने लिखा था, अनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, अनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। इसमें इन्होंने इनिशियल लेवल पे लिखा था 1992 में। और ये जो आर्टिकल था वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसको अलेक्जेंडर वेंट ने लिखा था। और इसी आर्टिकल में उन्होंने ये जो संरचनावाद है उसकी मूलभूत अवधारणाओं को प्रस्तुत किया था। और बाद में इसी बुक के अंदर इसी आर्टिकल के अंदर जो उन्होंने कॉन्सेप्ट लिखे हैं उसको एक बुक के फॉर्म में उन्होंने प्रस्तुत किया था 1999 में। आमतौर पे आपको एग्जाम में जो बुक मिलेगी या जो आर्ग्यूमेंट मिलेगा वो ये मिलेगा, अनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, ये देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, सोशल थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो जो सोशल थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो सही मायने में इसी आर्टिकल का, जो इस आर्टिकल को अलेक्जेंडर वेंट ने 1992 में लिखा था, उसी का एक विकसित रूप है। और अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, इसे नंबर 2017 में पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु वाज ऑफ द ओपिनियन दैट सर्वाइवल डिपेंड्स हु was of the opinion that survival depends on states' material capabilities and its alliance with other states। यह किसका विचार था कि उत्तरजीविता राज्य की भौतिक क्षमता और अन्य राज्यों से इसकी संधियों पर निर्भर करती है। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर मतलब किसने इंट्रोड्यूस किया था, केनेथ वॉल्टेज ने। आप देखें अगर आपने केनेथ वॉल्टेज की बुक को पढ़ा होगा या उनके विषय में उनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आप देखें एक चैप्टर आप देख भी सकते हैं यहाँ इस बुक के अंतर्गत। देखिए
अनार्किक ऑर्डर्स एंड बैलेंस ऑफ पावर। तो चैप्टर के अंदर इसी चैप्टर के अंदर किनेथ वॉल्टज बात करते हैं कि कैसे एक राज्य अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता है, अपने एग्जिस्टेंस को। जो किनेथ वॉल्टज का जो यथार्थवाद है, जिसको हम डिफेंसिव रियलिज्म कहते हैं, रक्षात्मक यथार्थवाद कहते हैं, तो वही कहते हैं कि अगर किसी राज्य को अपने अस्तित्व को बचाए रखना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो उसकी भौतिक क्षमताएं हैं, जो मटेरियल कैपेबिलिटीज़ है, वो बेहतर होनी चाहिए। साथ ही साथ उसकी जो संबंध है अन्य राज्यों से, वो बेहतर होनी चाहिए। बात करते हैं वो एक्चुअली बैलेंस ऑफ पावर के बारे में। देखिए, ये जो टर्म है अलायंस विथ अदर स्टेट का मतलब क्या? बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन से मतलब कि ऐसे राज्यों के समूह के साथ जहाँ पर जिसके ज़रिए से जो है वो अपने हितों की सुरक्षा कर सके, अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकें। और बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिए, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करना है इसमें कि कौन सा जो कॉन्सेप्ट है इसमें से कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो तार्किक है या जो रिफ्लेक्टिव है। तो रिफ्लेक्टिव का मतलब अनुचिंतनवादी। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, मैं तो इसको टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा। और सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो तार्किक तार्किक जो दृष्टिकोण है या उपागम है, या तर्क बुद्धिवादी जो उपागम है, वो क्या होते हैं, और दूसरा रिफ्लेक्टिव अप्रोच किसको कहते हैं। देखिए, तर्क बुद्धिवादी उपागम का सीधा सा मतलब ये है कि ऐसे सिद्धांत जो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हो। मतलब क्या कि एक किसी केस की स्टडी की गई हो, उससे डाटा कलेक्ट किया गया हो, ऑब्जर्वेशन करने के बाद कुछ फैक्ट्स इकट्ठे किए गए हों और उन फैक्ट के ज़रिए से फिर एक थियरी को जो है विकसित किया गया हो। मतलब क्या कि ये जो कॉन्सेप्ट है अपने आप में पॉजिटिविस्ट है। और यहाँ पे क्या कि नए नए सिद्धांतों को विकसित करने की बात की जा रही है। और ये जो रिफ्लेक्टिव अनुचिंतनवादी उपागम है, वो क्या करता है कि जो सिद्धांत पहले से उपस्थित हैं, जो सिद्धांत पहले से उपस्थित हैं, उन पे वो रिफ्लेक्ट करता है, उनको ये जांचने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत जो जो बातें कही गई हैं वो किस हद तक सही हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नौ यथार्थवाद के बारे में, तो आपने देखा कि किनेथ वॉल्टेज ने क्या किया कि युद्ध के कारणों को, तीन उन्होंने कारण, एक दो तीन तीन कारणों को उन्होंने ढूंढा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत युद्ध क्यों होते हैं, और उसमें फिर उन्होंने एक थ्योरी विकसित की जिसका नाम है नव यथार्थवाद। या नियो लिबरलिज्म की बात करें, जिसको इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म भी कहते हैं, संस्थात्मक उदारवाद भी कहते हैं। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि भले ही अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है वहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि संघर्ष के साथ साथ क्या है, यहाँ पर शांति की भी संभावनाएं हैं, सहयोग की भी संभावनाएं हैं। तो ये भी अपने आप में एक फैक्ट है। आप देखिए, इंडिया और चाइना के बीच में संघर्ष होते रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या कि दोनों कंट्रीज के बीच में क्या कि एक आर्थिक संबंध है, जो देखिए इकोनॉमिक टाइज हैं। तो क्या है कि सब कुछ होने के बावजूद भी क्या है कि यहाँ पर सही शांति और सहयोग की भी संभावनाएं हैं। और ये जो उपागम है नव उदारवादी, जिसको संस्थात्मक उदारवाद कहते हैं, तो ये जो उपागम है ये शांति की संभावनाओं के विषय में बात करता है, सहयोग की संभावनाओं के विषय में बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को संचालित करने की बात करता है, सहयोग की बात करता है। और बात करें हम नारीवाद के बारे में बात करें, या उत्तर संरचना उत्तर संरचनावाद के विषय में अगर हम बात करें, तो ये क्या है, ये जो अप्रोच है रिफ्लेक्टिव है। मतलब आपने देखा, अगर आपने मार्गेंथाउ की वीडियो देखी होगी तो आपने देखा है कि एक नारीवादी विचारक हैं एन टिकनर। वो क्या कर रही हैं कि वो नारीवादी दृष्टिकोण का इस्तेमाल करके मार्गेंथाउ की थ्योरी का विश्लेषण कर रही हैं, उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस कर रही हैं। या स्ट्रक्चरल, ये जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की हम बात करें, उत्तर संरचनावाद के विषय में हम बात करें, तो ये भी जो सिद्धांत है वो ये क्या कर रहा है, ये भी जो सिद्धांत है वो भी क्या है कि पहले से जो सिद्धांत मौजूद हैं, चाहे वो उदारवाद हो या फिर यथार्थवाद हो, उनकी जो है वो उनका एक क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा है, उसका समयात्मक विश्लेषण कर रहा है कि
इस सिद्धांतों के अंदर जो बात कही जा रही है वो किस हद तक सही है, कहाँ तक सही है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इसको संक्षेप में समझने की कोशिश करें तो रेशनलिस्ट अप्रोच का मतलब क्या, कि ऐसे सिद्धांत जो अपने आप में व्यापक हों, जो एक व्यवस्थित अध्ययन के माध्यम से विकसित किए गए हों, इसमें घटनाओं को समझने के लिए कुछ आधारभूत सिद्धांत दिए गए हों, और जो जो रिफ्लेक्टिव, जो अनुचिंतनवादी उपागम हैं, वो पहले से मौजूद सिद्धांतों की वो परीक्षा करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि इस सिद्धांतों के अंदर जो बातें कही गई हैं वो किस हद तक सही हैं और किस हद तक गलत हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पे हम, इसे जून 2020 में पूछा गया है, और यहाँ पे फिर से वही बात की जा रही है कि बाइपोलैरिटी इज द मोस्ट स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब द्विध्रुवीयता शक्ति का सर्वाधिक स्थिर वितरण है। तो आप जानते हैं कि बाइपोलैरिटी के बारे में क्या कहते हैं नेथ वोल्टेज, कि ये जो है स्थिर व्यवस्था है, यहाँ पे शक्तियों का वितरण समान है, और इससे फिर क्या है कि यहाँ पर शांति की संभावना, मतलब ये क्या कि ये जो व्यवस्था है स्थिर है, यहाँ पे अस्थिरता नहीं है, अविश्वास, मतलब कहने का मतलब क्या कि ये जो व्यवस्था है जहाँ पे दुनिया दो ब्लॉक्स में बटी हुई है, दो ध्रुवीय व्यवस्था है, यहाँ पर क्या है कि एक तरह से फिर भी राज्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए एक एक हेजीमन है, एक सुपर पावर है। और आप जानते हैं कि गेंथाओ जो है राष्ट्रहित को शक्ति के संदर्भ में परिभाषित करते हैं, हितों को शक्ति के रूप में वो परिभाषित करते हैं। और देखिए यहाँ पे अभी मैंने आपको जैसा कि बताया कि स्टेट सीक्स टू मैक्सिमाइज देयर रिलेटिव पावर पोजीशन, राज्य जो है अपनी सापेक्षिक स्थिति को अधिकतम बनाने का प्रयास करते हैं। केनेथ वाल्टिस कहते हैं नहीं नहीं, वो तो अपनी सुरक्षा के लिए काम करते हैं, लेकिन मेरे सामने कहते हैं नहीं, सुरक्षा नहीं, असल जो चीज़ है वो है पावर। वो अपने पावर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, जो अपनी शक्ति का जो है विस्तार करने की कोशिश करते हैं। और एक और पारंपरिक क्लासिकल यथार्थवादी विचारक हैं, उनका नाम है थ्यूसिडाइड्स। तो थ्यूसिडाइड्स ने अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर में लिखा था, क्या लिखा था उन्होंने, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्याय, कानून और समाज का कोई स्थान नहीं, उन्हें परिसीमित किया जाता है। जस्टिस, लॉ एंड सोसाइटी हैव नो प्लेस और आर सर्कमस्क्राइब्ड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। एक्चुअली वो बात करते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो कानूनों से संचालित नहीं होती है, न्याय से संचालित नहीं होती है, बल्कि किससे संचालित होती है, ये शक्ति से संचालित होती है। और यहाँ पर कानून के लिए, समाज के लिए और न्याय के लिए कोई स्थान नहीं, मतलब माइट इज राइट, जिसके पास शक्ति है वही सही है। तो इस तरह से अगर हम ऑप्शंस की बात करें, हमने सिंपली को हमने डी को जो है फोर्थ से मैच कर दिया है, डी को फोर्थ से हमने मैच कर दिया है, और हमने ए को मैच कर दिया है सेकंड से। ए को हमने, सॉरी, ए को हमने मैच किया है फर्स्ट से, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, इसे जून 2021 में पूछा गया है, और अगेन देखिए ये जो क्वेश्चन है ये यथार्थवाद, नव यथार्थवाद की मूलभूत जो अवधारणाएं हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उससे संबंधित हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कोर इश्यू रिलेटेड टू द न्यूरलिस्ट थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो नव यथार्थवाद है, उसके कोर इश्यू में कौन कौन सी चीज़ें शामिल नहीं है। तो एक्टर एक्ट्स इन अनार्कियल इन्वायरमेंट, जो करता है, जो राज्य हैं वो अराजक परिवेश में प्रतिक्रिया करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये करता है, मतलब जो स्टेट्स हैं यही तो एजेंट हैं, यही करता है, और ये कैसी अवस्था में काम कर रहे हैं, अनार्की की स्टेट में, बिल्कुल सही बात है। और फिर कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर इज ए मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ स्टेट्स, सॉरी, स्ट्रक्चर इज ए मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ एक्टर्स बिहेवियर। मतलब क्या कि ये जो राज्यों के जो व्यवहार हैं उसको कौन निर्धारित कर रहा है, ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो संरचना है, ये राज्यों के व्यवहार को निर्धारित करती है। और ये स्ट्रक्चर कैसी है, अपने आप में अनार्किक है, अपने आप में अराजक है,
यहाँ पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं जो राज्यों के बिहेवियर को रेगुलेट कर सके। और फिर क्या कि स्टेट्स आर ऑलवेज इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ मोनोपोली कैपिटलिज्म। तो यहाँ पे तो पूंजीवाद के विषय में तो बात हो ही नहीं रही है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। और ये फिर क्या कह रहे हैं कि डिस्ट्रस्ट मतलब संदेह या अविश्वास, एंड फियर जो संदेह है और जो भय है, अमंग एक्टर्स क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी डायलेमा। कर्ताओं में अविश्वास और भय का होना सुरक्षा दुविधा की समस्या उत्पन्न करता है। जैसे कि मान लीजिए इंडिया ने S-400 को लगाया, तो किस लिए लगाया? क्या उसको अटैक करने के लिए लगाया चाइना के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर? अब देखिए भारत के हिसाब, भारत का ये पर्सपेक्टिव है, भारत का ये कहना कि हमने अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लगाया है। लेकिन अब पाकिस्तान कहेगा या चाइना कहेगा कि नहीं, इस डिफेंस सिस्टम को लगाने से हमारी जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ गई है। तो इस वजह से क्या है कि हम देखते हैं कि ये जो पूरी व्यवस्था है, जहाँ पर राज्यों के व्यवहार को रेगुलेट करने के लिए कोई संस्था नहीं है, और हर एक राज्य दूसरे राज्य को संदेह की दृष्टि से और भय की दृष्टि से देख रहा है, डिस्ट्रस्ट और फियर से। तो इस वजह से फिर क्या कि सुरक्षा दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है और हर कोई अपने आप को सैनिक दृष्टि से मजबूत बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। और फिर अगेन यहाँ पे देखें 2022 में क्वेश्चन पूछे गए थे, इजी क्वेश्चन है। तो किनेथ वॉल्टज क्या हैं? वो एक नव यथार्थवादी न्यू रियलिस्ट थिंकर हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, इसे 2022 में पूछा गया है। हेजीमनी इज ए सिस्टम रेगुलेटेड बाय ए डोमिनेंट पावर। जो हेजीमनी है, जो प्राधान्य है, क्या है? प्रमुख सत्ता द्वारा विनियमित प्रणाली है। आप देखें हेजीमनी की अगर हम बात करें, प्रभुत्व की बात करें, कि यहाँ पे एक सुपर पावर क्या है कि छोटे छोटे राज्यों के ऊपर अपने प्रभुत्व को उसने स्थापित कर रखा है और उनके बिहेवियर को वो रेगुलेट कर रहा है। और फिर क्या है कि इन रियलिस्ट थ्योरी इट रिफर्स टू द इन्फ्लुएंस ए ग्रेट पावर इज एबल टू इस्टेब्लिश ओवर अदर स्टेट्स इन द सिस्टम रेंजिंग फ्रॉम लीडरशिप टू डोमिनेंस। यथार्थवादी सिद्धांत से इसका तात्पर्य किसी बड़ी शक्ति द्वारा अन्य राज्यों में नेतृत्व से लेकर प्रभुत्व तक अपना प्रभाव स्थापित करने का। आप देखें चाहे साउथ एशिया में पाकिस्तान, साउथ एशिया के अंदर आप भारत को या चाइना को देखें, या ये जो उत्तरी अमेरिका है, ये जो उत्तरी अमेरिका में आप अमेरिका की कंडीशन को देखें, इसने ये सब क्या है कि आज के दौर में ये रीजनल हेजीमन है। इन्होंने रीजनल हेजेमनी स्टैब्लिश कर रखी है। मतलब इन्होंने क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित कर रखा है। एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर एरिया में इन्होंने अपने प्रभुत्व को स्थापित कर रखा है। तो सही बात है, हेजेमनी में क्या होता है कि जहाँ पे एक बड़ा स्टेट जो सुपर पावर है वो अन्य राज्यों के ऊपर अपने प्रभुत्व को जो है स्थापित कर देता है। एट द सेम टाइम क्या है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत, खासतौर पर यथार्थवादी व्यवस्था के अंतर्गत, इसका मतलब क्या कि एक बड़ी शक्ति के द्वारा अन्य राज्यों को, मतलब क्या कि उनको लीड भी कर रहा है और उनके ऊपर क्या है कि अपने प्रभाव को स्थापित कर रखा है। यहाँ पे ऑप्शन जो पहला है करेक्ट हो जाएगा, ए और आर। जो पहला कथन है और दूसरा कथन है वो सही है आपस में, और जो है आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे फिर देखें अगेन आपको कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करना है किस किताब को किसने लिखा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैन स्टेट एंड द वॉर को लिखा है किसने? किनेथ वॉल्टज ने लिखा है। और हेनरी किस और बात करें अगर फ्यूचर ऑफ पावर की, तो इसको जोसेफ नाई ने लिखा है। और अमित आचार्य ने लिखा है मल्टीप्लेक्स पावर को। और ट्रेडिशनल अप्रोच टू फॉरेन पॉलिसी को लिखा है हेनरी किसिंगर ने। ठीक है ना, ये कुछ किताबें हैं जिनके नाम आपको दिए गए हैं। इनकी डिटेल्स मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन कर दी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे फिर अगेन देखें क्वेश्चन पूछा गया है मार्च 2023 में कि हु हैज़ आर्ग्यूड दैट स्टेट सीक्स टू मैक्सिमाइज पावर इंस्टेड ऑफ सिक्योरिटी। जब सिक्योरिटी की बात आएगी तो आंसर क्या होगा? किनेथ वॉल्टज होगा। और जब पावर की बात आएगी तो किसका नाम आएगा? जॉन मिरसाइमर। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। वो कहते हैं कि यहाँ पे देखिए प्रश्न की क्या रिक्वायरमेंट है। निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि राज्य सुरक्षा के बजाय शक्ति को अधिकतम पाने का प्रयास करते हैं? वो अपने पावर को मैक्सिमाइज, अपनी शक्ति का विस्तार करने का प्रयास करते हैं। जब शक्ति के विस्तार की बात होगी, यानी अब बात हो रही शक्ति के विस्तार के विषय में बात हो रही है, यानी बात हो रही है किसके बारे में?
ऑफेंसिव रियलिज्म के बारे में बात हो रही है। और जब भी सुरक्षा के विषय में बात होगी, जब बात होगी अपने अस्तित्व की रक्षा के बारे में, तो इसका मतलब यहाँ पे किसका नाम आएगा? यहाँ पे नाम आएगा केनेथ वॉल्टज का नाम आएगा। केनेथ वॉल्टज का नाम आएगा। और इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ अगेन यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। इस करेक्ट पे आपको फोकस करना है कि कौन सा सही। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विथ रिगार्ड टू न्यू रियलिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो नव यथार्थवाद के संबंध में कुछ कथन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, और आपको इसमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्ट है। ये करेक्ट और नॉट करेक्ट, इस पे आपको ध्यान देना है हमेशा कि क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है। वो करेक्ट पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, या गलत पूछ रहा है, नॉट करेक्ट, इसको आपको ध्यान देना है। देखिए क्या स्टेटमेंट है कि इंटरनेशनल अनार्की, जो अंतर्राष्ट्रीय जो अराजकता है, नेसेसरली टेंड्स टुवर्ड टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर। ये जो अंतर्राष्ट्रीय ये जो अनार्की है, इसकी वजह से क्या होता है कि राज्य चूंकि एक दूसरे को भय की दृष्टि से देख रहे हैं, संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं, तो इससे फिर क्या है कि इसमें संभावना इस बात की है कि लोग दो राज्यों के बीच में तनाव बढ़े, संघर्ष हो, और अंततः वार भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। और फिर क्या है कि ये स्टेटमेंट सही हो गया, पहला स्टेटमेंट सही है हो गया। फिर क्या है कि इंटरनेशनल अनार्की रिजल्ट्स इन सिस्टम ऑफ सेल्फ हेल्प। अंतरराष्ट्रीय अराजकता के परिणाम स्वरूप स्व सहायता की प्रणाली बनती है। अब चूंकि यहाँ पे क्या कि हर राज्य अपने आप में संप्रभु है, तो इसलिए ये उसका दायित्व है कि वो अपने अस्तित्व की रक्षा करे, अपनी बाउंड्रीज की, अपने नागरिकों की रक्षा करें। इसके लिए क्या है कि उसे आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, उसको अपनी सहायता खुद से करनी पड़ेगी। फिर तीसरा देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट है क्या कह रहा है? कॉन्फ्लिक्ट इनकरेज्ड बाय द फैक्ट दैट स्टेट्स आर प्राइमरली कंसर्न्ड अबाउट मेंटेनिंग देयर पोजीशन रिलेटिव टू अदर स्टेट। टकराव के इस तथ्य से प्रोत्साहित होता है कि राज्य को प्राथमिक रूप से अन्य राज्यों के सापेक्ष अपनी स्थिति को बनाए रखने से सरोकार है। हर कोई राज्य चाहता है कि हम अपने विरोधी के सामने ज़्यादा मजबूत हो सकें, और इसीलिए हम देखते हैं कि हर राज्य अपनी सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए क्या करता है? वो एडवांस तकनीक का इस्तेमाल करता है, नए नए हथियारों का विकास करने की कोशिश करता है, और साथ में क्या कि वो शक्ति संबंध स्थापित करने के लिए, बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन को स्थापित करने के लिए वो अलग अलग राज्यों से संधियां करता है। और देखिए जो फोर्थ स्टेटमेंट क्या इसमें कह रहा है? द सिक्योरिटी डायलेमा कैन बी द सिक्योरिटी डायलेमा The security dilemma can be called by as building of stores of military weapons for offensive purpose। फॉर देखिए यहाँ पे ये जो टर्म है ऑफेंसिव पर्पज, सुरक्षा द्वंद्व को आक्रामक प्रयोजनों के लिए सैनिक हथियारों के भंडार का निर्माण कहा जा सकता है। एक्चुअली देखिए ये जो जब सिक्योरिटी डायलेमा होता है कि मतलब एक राज्य ने जो है अपने पास में आधुनिक हथियार विकसित कर लिए, तो फिर क्या दूसरा राज्य भी क्या कर रहा है कि हथियारों को विकसित कर रहा है। लेकिन ये जो हथियार विकसित किए जा रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि वो अपने विरोधी के ऊपर जो है प्रयोग करने के लिए विकसित कर रहे हैं, बल्कि वो इसलिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें, इंडिया ने इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने पाकिस्तान के और चाइना के बॉर्डर पे ये जो S-400 मिसाइल सिस्टम इसको और लगा दिया। तो क्यों लगाया? ताकि वो अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके कि अगर कभी चाइना हमारे ऊपर अटैक करता है, या हमारे ऊपर पाकिस्तान अटैक करता है, जैसा कि ये दोनों कंट्रीज ऑलरेडी कर चुके हैं। 1965 में चाइना कर चुका है, 1962 में, और पाकिस्तान ने तो कई बार किया है, 1965 में, 1961 में, 1999 में, फिर 2016 में, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इंडिया ने क्या किया है कि ये जो हथियारों को इकट्ठा कर रहा है, ये जो स्टोरेज बढ़ाए जा रहे हैं, ये अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बढ़ाए जा रहे हैं, ना कि अटैक करने के लिए। वो तो एक वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, जब मान लीजिए कि कोई विकल्प नहीं बचता है, तो फिर आपको अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों का इस्तेमाल करना, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये सारे जो भी चीज़ें की जा रही है, नए नए टेक्नोलॉजीज़ को विकसित किया जा रहा है, नए नए प्रकार के एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल्स, गाइडेड मिसाइल से तोप टैंक विकसित किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? ताकि हम अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें, अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने नागरिकों की जान माल की जो है सुरक्षा कर सकें। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों?
कि यहाँ से सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये जो ऑफेंसिव जो वर्ड इस्तेमाल कर दिया गया, इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला जो है करेक्ट हो जाएगा। और आज के सेशन में इतना ही। आई थिंक आपने कुछ नई चीज़ों को सीखा होगा। यहाँ पे काफ़ी लंबा ये सेशन हो गया है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक क्लास के अंदर सारी चीज़ों को मैं कंपाइल कर दूँ। तो आज के सेशन में जो है हमने ये सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया। और यहाँ पे एक चीज़ और भी मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि ये इंटरनेशनल रिलेशन की हमारी तीसरी क्लास है, और यहाँ पे हम एक-एक करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जितने भी सिद्धांत उसको डिस्कस करेंगे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने ये जो है टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है। तो अगर आप चाहें तो हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके ज़रिए से आपको 40 इसको आपको सिंपली करना क्या होगा, आप 499 सबमिट करके हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये सारी टेस्ट सीरीज़ के जो पीडीएफ्स हैं वो मिल जाएंगे, और जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।